हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। हम आपके लिए आज चैप्टर मांग, जिसे इंग्लिश में आप डिमांड कहते हैं, उसे लेकर आए हैं। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का सेशन शायद 4 से 5वां क्लास ले चुका हूँ। आपको इस चैनल में 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए है, पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। जो भी सेशन हम देंगे, इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा। तो आप सेशन को ज़रूर देखें और इसे लाइक करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए आगे सेशन लेकर आता हूँ। इसलिए आप इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि मांग क्या है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि मांग वस्तु की वह निश्चित मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता दिए हुए समय में एक निश्चित कीमत पर बाज़ार से क्रय करने के लिए, ठीक है, क्रय इस तरह लिखा जाता है, यहाँ रॉन्ग लिखा गया है, ठीक है, क्रय करने के लिए यानी खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए, ठीक है, क्रय या खरीदने आप लिख सकते हैं। करने के लिए तैयार या इच्छुक होता है, उसे मांग कहते हैं। आपको हम अब इसे साधारण शब्दों में समझाते हैं। बोला जा रहा है कि मांग वस्तु की वह निश्चित मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता माने कंज्यूमर, जो वस्तु को उपभोग करता है, ठीक है, जो खाता है, उपभोग करता है, ठीक है, वस्तु का, उसी के बारे में बोल रहा है। जो उपभोक्ता अपने दिए हुए समय में, एक निश्चित समय में, ठीक है, बाज़ार से, आप बाज़ार तो जानते ही होंगे, बाज़ार से किसी वस्तु को क्रय करने के लिए यानी कि खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए तैयार होता है या इच्छुक होता है, उसे ही मांग कहते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण से बताएं तो आप बाज़ार जाते हैं, किसी चीज़ का आपको आवश्यकता है और वो एक समय में आवश्यकता है, तो आप बाज़ार जाते हैं और उसे खरीदते हैं। उसी परिस्थिति को मांग कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है मांग अनुसूची, ठीक है। मांग अनुसूची क्या है, जिसे आप इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मांग अनुसूची सारणी के रूप में एक विवरण है जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु के मांग की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि विभिन्न कीमतों पर मांग की मात्रा को दर्शाएगा, एक सारणी है। यानी कि 1 रुपये की कीमत में आप कितना डिमांड कर रहे हैं, कितनी मात्रा का डिमांड कर रहे हैं, फिर 2 रुपये कीमत तो यही बताता है। तो आगे की ओर देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मांग इंपॉर्टेंट था, आपको मांग याद रखना है। मांग अनुसूची 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची है क्या। तो पहला है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, ठीक है। एक ऐसी अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति की मांग की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए इच्छुक रहता है तो मार्केट में जाता है, तो वही व्यक्ति के पास विभिन्न कीमतों की मांग की मात्रा को दर्शाता है। यानी कि अगर वो 1 रुपये में किसी चीज़ का मांग 2 यूनिट के बराबर कर रहा था, अगर वो 2 रुपये में अब वही चीज़ के 5 यूनिट का मांग करेगा, ठीक है। हम इसे आपको सारणी से बता देते हैं, आप इसी तरह से अपने पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको सारणी से बता देते हैं, बनाते हैं। जैसे PX है, ठीक है, PX यानी प्राइस है, और ये DX एक साइड लिखते हैं, DX यानी डिमांड, ठीक है। प्राइस यानी कि कीमत और D माने डिमांड, ठीक है। इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप इसी तरह से पेपर में लिखेंगे। अगर प्राइस एक व्यक्ति के पास 1 रुपये है तो उसका डिमांड कितना है, 100, ठीक है। फिर दूसरा में है, अगर उसी व्यक्ति के पास 2 रुपये है तो उसका डिमांड है 50 रुपये का। यानी कि एक व्यक्ति के विभिन्न कीमतों पर, जो कि 1 और 2 रुपये है, ठीक है, विभिन्न कीमतों पर उसका डिमांड अलग अलग है। जो एक बार 100 का डिमांड किया, एक बार 50 का डिमांड किया है, ठीक है। वही ऊपर में लिखा हुआ था जो मैंने आपको बताया, एक ऐसी अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति की मांग की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है।
अब आगे की ओर आते हैं। दूसरा नंबर में है बाजार मांग अनुसूची। एक ऐसी अनुसूची है जो विभिन्न विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा को दर्शाता है। इसमें उपभोक्ता की मांग को मांग की मात्रा को दर्शाता है। उसमें क्या दर्शा रहा था, एक व्यक्ति की मांग की मात्रा। इसमें एक व्यक्ति की मांग की मात्रा था और इसमें बाजार में एक उपभोक्ता यानी बाजार जाता है किसी कोई चीज़ को खरीदने के लिए, अपने उपभोग करने के लिए, इसी वही बता रहे हैं कि एक उपभोक्ता की मांग की मात्रा को दर्शाता है। इसे भी हम आपको सारणी से बता देते हैं, ठीक है। अभी एक साइड लेते हैं हम PX जिसे प्राइस बोलते हैं, ठीक है। एक में है आपका D1 और एक में लेते हैं आपको D2, ठीक है। ठीक है, प्राइस पहले एक था, अब उसके पास 2 है, ठीक है। डिमांड पहले 100 का कर रहा था, अब 50 का कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब D2 ये पहला डिमांड इसका 100 था, लेकिन अब ये बोलता है कि 100 नहीं, हम 150 का डिमांड यानी मांग 150 का करते हैं। और इसमें 50 था, अब इसमें हम 100 का डिमांड करेंगे, ठीक है। इसका MD मार्क डिमांड, ठीक है। क्या है, इसको D1 प्लस D2, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिख लेंगे D1 प्लस D2, ठीक है। ये D1 में 100 और 150 कितना हुआ, 250, ठीक है। और यहाँ पर 100 और 50 कितना हुआ, 150। यही आपका बताया गया है कि एक ऐसी अनुसूची है जो विभिन्न विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपभोक्ता की मांग की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। विभिन्न विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता की मांग की मात्रा को दर्शाता है। जैसे पहले एक था तो डिमांड इसका पहला 100 था, लेकिन अब 1 ही रुपये में ये 150 का डिमांड कर रहा है, दूसरा चीज़ का डिमांड, ठीक है। फिर 2 रुपये में ये पहला डिमांड 50 का कर रहा था, दूसरे वस्तु का डिमांड 100 रुपये में कर रहा है। इसी का योग, ठीक है, बाजार मांग अनुसूची कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आप इसे नोट कर लें और आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब आते हैं मांग वक्र। तो मांग वक्र क्या है, अब देखते हैं इसको, मांग वक्र है क्या, ठीक। तो मांग वक्र जिसे आप इंग्लिश में डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। यह एक वक्र है जो विभिन्न विभिन्न कीमतों में मांग की मात्रा को दर्शाता है। आप शुरुआती में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि मांग अनुसूची और मांग वक्र लगभग दोनों सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मांग वक्र भी 2 प्रकार के होता है, कौन सा, तो व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। और वहाँ पर मांग अनुसूची 2 प्रकार से था, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। और यहाँ पर है व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, ये सब शॉर्ट नोट में आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र एक ऐसा वक्र है जो विभिन्न विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति की उपभोक्ता की मांग की मात्रा को दर्शाता है। पहले जैसा ही है, ठीक है। आप उसे भी याद कर लेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम सारणी और ग्राफ से आपको बता देते हैं। तो इसका वही सारणी बनेगा जो पहले वाला था, PX यानी कि प्राइस, AX है, ठीक है, और DX, ठीक है, यानी कि डिमांड, ठीक है। तो चलिए इसका पहले अब इसे 5 रुपये मान लेते हैं। दूसरा बार में इसके पास 10 रुपया हो गया। जब इसके पास 5 रुपया था तो डिमांड ये दो यूनिट का कर रहा था, और जब इसके पास 10 रुपया हो गया तो डिमांड ये 1 यूनिट का कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया सारणी। इसमें ग्राफ भी आपको बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इस ग्राफ में वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस होता है, जिसमें से ये वाई एक्स है और ये एक्स एच है, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। अगर पहला सेशन आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। ये है प्राइस यानी कि कीमत और ये डिमांड यानी कि मांग, ठीक है। यही वाला है PX और DX, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मान लेते हैं 1 और यहाँ पर मान लेते हैं 1 और यहाँ पर मान लेते हैं 2, ठीक है। 0 1 2 इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। बार ग्राफ में आप जानते होंगे, यहाँ 5 और यहाँ पर 6, इस 5 और 6 इसलिए क्योंकि जिसमें प्राइस में 5 और 6 है, डिमांड में 2 और 1 लिए, तो इसी तरह से यहाँ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 2 ले लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर डिमांड हम 1 रुपये का कर रहे हैं, सॉरी ये 10 है, 5 और 10, ठीक है। डिमांड हम अगर 1 रुपये का कर रहे हैं तो प्राइस कितना लग रहा है हमको, 10 रुपये, यही बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। 1 रुपये का अगर डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस कितना लग रहा है, 10 रुपीज़, ठीक है। और दूसरा नंबर में अगर 2 रुपये का डिमांड करें तो प्राइस कितना लग रहा है, 5 रुपये, ठीक है।
अब इन्हीं दोनों को आप इस दोनों को इस तरह से अपने इंच से स्केल से मिला लेंगे। यही एक इसका ग्राफ होता है, ठीक है। सेम टू सेम आप परीक्षा पेपर में आप इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसे आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है, दूसरा नंबर में है बाजार मांग वक्र। एक ऐसा वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपभोक्ता की मांग की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। पहले वाला ही है, ठीक है। इसको भी मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले जैसा ही बनाना है ग्राफ। पहले जैसा, पहले क्या था उसमें px, फिर था d1, फिर था d2 और एक था md, ठीक है, जिसे बाजार मांग वक्र बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 1, 2 था, 100 था, ठीक है। आपको बार बार ये नहीं बताएंगे, एक बार बता चुका हूँ। ये 150 रुपये था और ये 100 रुपये था। इन्हीं दोनों का योग इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें पर 250, ठीक है, और इसमें 150, ठीक है। इसका विस्तार नहीं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। एक्स वाई सब में होता है, ये वाई एस है, ये एक्स एच है। हर बार एक्स एच और वाई एच नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राइस है, पहले मैंने बता चुका हूँ, और ये डिमांड है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, जो कि प्राइस में यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आगे ये 50 है, ठीक है। यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 200 है, और यहाँ पर 250 है, ठीक है। आगे की ओर, आगे इसमें स्पेस है नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 50 रुपये जब 2 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 50 यूनिट का सामान खरीद रहा है। जब 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपये का सामान खरीदा जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप इन दोनों को स्केल से इसी तरह से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। आप स्केल से मिला देंगे। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें स्पेस है नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ 100 हो गया, यहाँ 150 बीच में होगा। जब यहाँ 150 जो है 2 यूनिट के बराबर है, तो ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और जो है आपका 250, तो एक यूनिट के बराबर, तो मान लो यहाँ 250 होगा, तो इसे 1 यूनिट के यहाँ के बराबर मान लेंगे, और एक थोड़े से भी लाइन खींच देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। तो मांग फलन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में जरूर पूछेगा, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए। समझ लीजिए, आप इसको याद ही रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मांग फलन क्या है, मांग फलन वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि क्या है, मांग फलन वस्तु की मांग, वो जो वस्तु की मांग करता है और उसे प्रभावित करने वाले कारक के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी कि जो आप बाजार में मांग करते हैं, ठीक है, और उसे प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, जैसे आपको सब्जी के रूप में आप पटल खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो पटल के स्थान पर आप कुंदरी भी खरीद सकते हैं, ठीक है, कुंदरी भी खरीद सकते हैं। वही बोल रहा है कि इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध है, जो प्रभावित डालता है, इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सेशन इतना ही है, ठीक है। और यदि आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो एक और मेरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल का लोगो आप देख पा रहे होंगे, चैनल का लोगो यही वाला है, ठीक है। और चैनल कौन सा है, तो रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, ठीक है। और यदि आप यूट्यूब में सर्च नहीं कर पाएँ तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, आप इसे फिर से देख लें, रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल, ठीक है, यही चैनल है। इसमें कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारी आपको दिया जाता है और क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सीरीज का, ठीक है, जो कि CGL लेवल तक का है, जो मैं आसान प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में फंसाता है वो उसी चीज़ का प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसे आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी इसमें जितने भी सेशन हैं उसे शेयर कर दें। तो चलिए हम अब सेशन को ऑफ करते हैं। धन्यवाद एवरीवन।